मॉर्निंग सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज आने वाले जीडीपी आंकड़ों से पहले अमेरिकी बाजार में दिखी तेजी। नैस्डैक ने ऊंचाई का नया स्तर छुआ। एशिया की भी मजबूत शुरुआत। जापान के बाजार 18 महीने के हाईज पर। एसजीएक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर। कल होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक 50% निवेशकों ने माना 8400 से 8450 के बीच होगी एक्सपायरी। The lock-in for all categories of pre-IPO investors will be only 6 months. NBFC is having more than 500 crores. They can be investors in what is called the institutional category. खुद का बिजनेस शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुशखबरी। स्टार्टअप्स को बाजार से पैसा जुटाने की सेबी ने दी मंजूरी। डिस्क्लोजर नियमों में दी ढील। अब आईपीओ की लिस्टिंग के लिए नहीं करना होगा इंतजार। लिस्टिंग का समय 12 दिन से घटाकर 6 दिन किया। सभी आईपीओ अर्जियों के लिए एस्पा भी बनाया जरूरी। एक आदमी आके सारा चेंज हो जाएगा, ये भी सोचना थोड़ा मुश्किल की बात है। पीएसयू बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के सीईओ बनने पर एसबीआई चेयरमैन ने उठाए सवाल। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सीईओ नियुक्त करने भर से नहीं चलेगा काम करने की आजादी भी होगी देनी। और आज 10:30 बजे सीसीईए और कैबिनेट की होगी बैठक में आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर हो सकता है फैसला। 6 नए आईआईएम को भी मिल सकती है मंजूरी। और संसद के मॉनसून सत्र की तारीख आज होगी तय। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई से शुरू हो सकता है मॉनसून सेशन। और आयकर विभाग ने जारी किए इनकम टैक्स रिटर्न के नए फॉर्म। पहली बार रिटर्न में देना होगा आधार नंबर। सभी बैंक खातों का ब्यौरा देना भी होगा जरूरी। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं। फिर से रौनक देखी गई है अमेरिकी बाजारों में और एसजीएक्स निफ्टी भी 8400 की तरफ रुख कर रहा है। क्या एक्शन रहा है ओवर द नाइट अमेरिकन मार्केट्स में और एशिया की तस्वीर कितनी मजबूत दिख रही है। आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ है। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है हाल। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन अच्छी है। हर निशान पे कामकाज दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। मंडे को आपको याद होगा हमने हाईलाइट करा था अमेरिकन मार्केट्स में आधे से 3/4% की बढ़त थी। कल भी हर निशान के साथ कामकाज हो रहा था और इंटरेस्टिंगली लगातार दूसरा स्ट्रेट सेशन है जब नैस्डैक लाइफ टाइम उच्चतम स्तरों पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कल नए रिकॉर्ड्स, नए कीर्तिमान नैस्डैक ने बनाए। वजह इस टाइम पे जो ग्रीक को लेकर जो डेट टॉक्स चल रही है, बातचीत चल रही है, उसको लेकर बड़ा ऑप्टिमिज्म है और वो ऑप्टिमिज्म इक्विटी मार्केट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल अमेरिका में डॉलर में हमने देखा 1% के आसपास की मजबूती आई। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे थे। उसके बावजूद इक्विटी मार्केट्स हर निशान पे कामकाज कर रहे थे। वो दिखा रहा था कल के मार्केट गेन्स इनफैक्ट यूएस में इंप्रेसिव थे। ऑन द फेस ऑफ इट आपको फ्लैटिश हल्के हरे निशान नजर आएंगे, पर वो गेन्स वाकई इंप्रेसिव थे। कल हमने हाईलाइट करा था कि यूएस में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आया है वो 5.5 साल के उच्चतम स्तरों पे पहुंचा था। उसके बाद कल एक और इंटरेस्टिंग डेटा वहां पर आया है, वो है न्यू होम सेल्स का। वो भी 7 साल के हाईस पे पहुंचा है। लेकिन जो हेडलाइन ड्यूरेबल गुड्स का आंकड़ा है वो कमजोर था। ये दिखा रहा है कि हाउसिंग मार्केट में तो अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शायद रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी इतना अच्छा पिकअप नहीं कर रही है और इसलिए भी शायद इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। यूरोप की तरफ मूव करिए और वहां तो आपको याद होगा मंडे को 0.25% तक की तेजी थी। यूरोप में कल भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। ऑलमोस्ट 1% के आसपास की बढ़त के साथ वहां पे ट्रेड्स थे। वहां पे भी वही ग्रीस को लेकर ऑप्टिमिज्म जो बिल्टअप है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ग्रीस और उसके क्रेडिटर्स के बीच में जो सहमति है इस वीक के अंदर ही बनती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें, ट्यूसडे अगले हफ्ते का वो दिन है जब वो फाइनली रीपेमेंट शेड्यूल आएगा आईएमएफ को 1.6 बिलियन यूरोस देने, और लार्जली माना जा रहा है इस हफ्ते वो सहमति बन सकती है। इस बीच यहां पे भी जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े इंकरेजिंग है। यूरोजोन का जो फ्लैश पीएमआई आया था, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का आंकड़ा जो आया था जून के लिए, वो 49 मंथ्स के हाईस पे पहुंचा है और वहां से भी इक्विटी मार्केट्स को काफी हद तक सपोर्ट मिला। एशिया ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करता हुआ। निकेई के बाजार हाईलाइट है। जापान का मार्केट मेरा मतलब है 18 साल के हाईस पे अब ये बाजार कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाकी इक्विटी मार्केट्स में भी हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स की आज फिर से एक
मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ग्रीस की जहां तक बात है, ग्रीस में फियर जो है, दिक्कतें जो है वो कम हुई हैं, अभी तक सुलझी नहीं है, सब वो कीनली अवेट कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पॉजिटिव आज के लिए। चलिए, तो यहाँ पर रौनक डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दी है। इंडियन मार्केट्स में क्या रुझान रहेगा, हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का माहौल देखने को मिला है इंटरनेशनल मार्केट से, फिर से क्यूज मजबूत। कल हालांकि एफआईआई ने थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन 8400 पर नजरें बनी रहेंगी, उसके पार निकलने की संभावना है आज? बिल्कुल, फिलहाल मोमेंटम बिगड़े उसकी संभावना कम नजर आती है। भले कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा फिर से आया, लेकिन हर्षदा वायदा कारोबार में आप देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों तरफ दमदार खरीदारी होती हुई दिखी। काफी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में फ्रेश खरीदारी भी होती हुई दिख रही है, और साथ ही डोमेस्टिक फंड्स तो अपनी तरफ से पैसा लगा ही रहे हैं। तो लिक्विडिटी फ्लो के लिहाज से बहुत चिंताएं हैं नहीं, ग्लोबल सिनेरियो स्टेबल है। हाँ, बस एक ही है कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है, जो कि ये बता रहा है कि बाजार कुछ ओवरबॉट हो चुके हैं और तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, और शायद यही वजह कि इतने दमदार आंकड़े देखने के बावजूद कल बाजार आपको दिन भर एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। तो जो तेजी की रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई दिखेगी, लेकिन बायस अब भी पॉजिटिव और हर डिप्स को खरीदा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अब भी 8300 के नीचे जाने की संभावनाएं तो काफी कम है। तो 8300, 8325 ये आज भी बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 8400 के पार निकलने के बाद निफ्टी में फिर 50 से 100 पॉइंट तक की तेजी एक्सपायरी तक और बनती हुई दिख सकती है। 8450, 8500 अल्टीमेट टारगेट हो सकता है एक्सपायरी तक का, जहां बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो मोमेंटम ठीक है और कहीं कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो है नहीं, तो बाय और डिप्स की रणनीति के साथ उतना ठीक रहेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक और सेलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी फिर से आने की संभावना है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली रुझान जो है खरीदारी का ही बना रहेगा। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। लेकिन टेक्निकली निफ्टी में क्या रणनीति आप अपना सकते हैं, उस पर नीरव खारिया की राय ले लेते हैं। नीरव, कल 83, 81 के आसपास ही समाप्ति देखने को मिली है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार रहा है, आज के लिए क्या रुझान है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखा कि लगभग लगातार 8 दिन तक बाजार में तेजी रही है। लगता है कि अभी आगे भी 1-2 दिन और तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि क्लियरिंग का भी प्रेशर है और काफी ज्यादा अच्छे रोलओवर्स भी हो रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग ही रहने की उम्मीद है। इमीडिएटली मुझे लगता है कि एक बाइंग कॉल यहाँ पे बैठ सकता है 8340 का स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 8420 और 8450 ये 2 टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 8420 के ऊपर में, डेफिनेटली एक और अच्छा साइन होगा। जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा, मार्केट फिर यहाँ से निफ्टी 8500 तक आने वाले 1-2 दिन के अंदर में लेवल दिख सकता है। तो ओवरऑल मोमेंटम काफी बुलिश है, और जिस हिसाब से पीएसयू बैंकिंग में खरीदारी हो रही है नीचे के लेवल से, उससे लगता है कि ये जो ट्रेंड है और थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। किन स्टॉक्स पर आपको लग रहा है आज खरीदारी या फिर बिकवाली का मौका है, कहां पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे आप? 2 स्टॉक्स 2 बाइंग के कॉल रहेंगे। सबसे पहले वोल्टास न्यू हाई पे कल ट्रेड कर रहा था 356 कह रहा हूँ, इसमें एक अच्छी खरीदारी की उम्मीद है। मुझे लगता है कि 353 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करना चाहिए। 66 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा ऑयल इंडिया में, कल भी इसने एक अच्छी बढ़त बनाई थी और 477 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ इस ऑयल इंडिया को बाई करें, 488 का टारगेट रहेगा। शुक्रिया नीरव इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तेजी की पोजीशंस लेना ही बेस्ट। आज के लिए टारगेट ऑफ कोर्स निफ्टी में 8420 का नीरव दे रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कल शाम आई सबसे बड़ी खबर, और सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है, ये सही साबित हुई है। सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग के नियम आसान बनाने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। इसमें सबसे बड़ा फैसला स्टार्टअप्स की लिस्टिंग के लिए नियमों में ढील देने का है। अब स्टार्टअप्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग से होगा। इसके अलावा प्रोमोटर्स और प्री लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड, जो पहले 3 साल था, इसे घटाकर महज 6 महीने ही कर दिया गया है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले स्टार्टअप्स के लिए डिस्क्लोजर नियमों में भी काफी ढील दी जाएगी। साथ ही सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग के समय सीमा भी 13 दिन से घटाकर अब 7 दिन कर दी है। Here there will be no cash. That has been removed. The lock-in in the existing normal IPOs is 3 years up to 20% and further 1 year for others. Here, the lock-in for all categories of pre-IPO investors will be only 6 months. So instead of 3 years, it will be only 6 months. In this platform,
institutional investors such as private equity, mutual funds and others, and also family trusts. NBFCs having more than 500 crores, they can be investors in what is called the institutional category. और स्टार्टअप्स के आईपीओ के लिए बने गए इन आसान नियमों से उन्हें पैसे जुटाने में कितनी वाकई में आसानी होने वाली है, इस पर हमने बात की प्राइम डेटाबेस के चेयरमैन पृथ्वी हल्दिया और ब्लूम वेंचर्स के सीएफओ आशीष फफाड़िया से। सुनते हैं उनकी क्या राय है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक एसबा कंपलसरी नहीं था। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और एचएनआईज के लिए कंपलसरी हो गया था, पर रिटेल के लिए कंपलसरी नहीं था। इसके चलते फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स और पुराने प्रोसेस जो आईपीओस के थे वो सब चल रहे थे। अब एसबा कंपलसरी करने से जो 3 फायदे होंगे, एक तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, आपकी रीच बढ़ जाएगी क्योंकि एसबा अब करीब पूरे देश में हर एक बैंक ब्रांच में अवेलेबल होगा। इसके अलावा ब्रोकर के टर्मिनल पे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्ट्रार्स के यहाँ भी अवेलेबल होगा, तो आपकी रीच बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। और तीसरा जो है कि जो सारा टाइम खराब होता था चेक के रिकंसिलेशन में, क्लियरिंग के अंदर स्टेटमेंट बनते थे, रजिस्ट्रार के पास जाते थे, वो सारा टाइम खत्म हो जाएगा और इसलिए आपकी लिस्टिंग जो है वो जो 12 दिन में होती थी वो 6 दिन में हो जाएगी। मेरे को लगता है आगे चलते हुए जब ये सिस्टम थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा कि शायद आप लिस्टिंग इशू क्लोज होने के 3 दिन बाद ही कर पाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका जो फाइनली सेबी ने अपनाया है कि सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन आए, जितना ज़्यादा हो सके उतना फिजिकल फॉर्म्स कम हो जाएं। अभी भी ऑप्शन रहेगा फिजिकल फॉर्म्स का, अगर फिजिकल फॉर्म किसी को चाहिए या किसी को अगर एवरेज प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो उसको मिल सकता है अगर वो डिमांड करता है, पर एप्लीकेशन जो है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है और इससे आईपीओ रिलेटेड जो बहुत कंप्लेंट्स होती थी, डिलेज की, रिफंड ऑर्डर नहीं मिलने की, ये सब वो करीब खत्म हो जाएंगी। सेबी ने कोशिश ये की गई कि लिस्टिंग आसान हो जाए स्टार्टअप्स के लिए, तो एक फैसले के तौर पे और एक कदम जो उठाए वो काफी महत्वपूर्ण है। इसका फायदा होगा कि जो मिड सेगमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप जरूर देख सकेंगे कि कोई कंपनीज आ सकेंगे लिस्टिंग के तौर पे। बहुत छोटी कंपनीज जो है, बहुत छोटे स्टार्टअप्स है, वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि बाय लॉजिक अगर आप देखें तो कम से कम 10 लाख के चेक्स उसमें जाने चाहिए और 200 इन्वेस्टर्स आपको लाने पड़ेंगे, मतलब 20 करोड़ का साइज आपका मैंडेटरी हो जाता है। उससे बड़ी लागत वाली जो कंपनीज लिस्टिंग के तौर पे जाना चाहती है वे डेफिनेटली इसमें कर सकती हैं, मगर कुछ सिस्टमिक चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे ताकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज विद अ मच लार्जर स्केल आर आल्सो एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। चलिए, तो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी पहल यानी कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अब भारतीय बाजारों में लिस्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार रह सकती है। इससे पहले कंपनियां नैस्डैक का रुख कर रही थी, अमेरिकी बाजारों में लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी। इनफैक्ट इसी डेवलपमेंट पर स्नैपडील ने साफ कहा है कि ये जो नियम आए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम है स्टार्टअप्स के लिए। इससे काफी आसानी होगी देश में स्टार्टअप्स को फंड्स एक्सेस करने के लिए, और खास तौर से स्नैपडील के लिए उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और कंपनी विचार जरूर करेगी इस प्लेटफॉर्म को आने वाले समय में यूज करने के लिए, और लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा फायदा स्नैपडील जैसी कंपनियों को मिलेगा। तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जल्द ही बाजार में लिस्ट होंगी। हालांकि यहां पर एक कैविएट ये भी है, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें रिटेल निवेशक पैसा नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल पैसा लगेगा, फैमिली ट्रस्ट पैसा लगा सकती है, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए यहां पर निवेश का मौका नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन देखने को मिलेगा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर, और अब बात करते हैं उन तमाम स्टॉक्स की जहां पर आज खबरों के बल पर एक्शन देखने को मिलेगा और आपके लिए भी ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। चेक लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्टिव रहेंगे। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के स्टॉक के साथ। यहाँ पर कोयला मंत्री का कहना है कि FY16 के पहले तिमाही में ही कोल इंडिया का उत्पादन 12.3% बढ़ गया है, तो ये काउंटर आज फोकस में रहेगा।
NTPC, यहाँ कंपनी ने असम में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट की पहली यूनिट शुरू की और इसी के साथ साथ कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ग्रुप की वो 45,048 मेगावाट तक 45,000 भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा जेट एयरवेज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि जेट एयरवेज के साथ नए कोड शेयर एग्रीमेंट को लेकर कुछ चर्चा हुई है, लेकिन एतिहाद के साथ जो भी स्टेक हाइक इश्यूज चल रहा है उसको लेकर कोई बात नहीं हुई और अगर एतिहाद कोई किसी तरह का प्रस्ताव लेकर आती है तो वो FIPP को सबमिट करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ कंपनी ने अपने चुनिंदा फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि 26 जून से लागू होगी। इसके अलावा तमाम PSU काउंटर्स भी आज फोकस रहेंगे। यहाँ इंडस्ट्री लेवल इश्यूज के चलते और SBI और उसके सब्सिडीज के मर्जर के खिलाफ आज ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा की है। तो इसके चलते तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा M&M का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ खबर निकलकर आई है कि M&M ने छोटे डीजल व्हीकल की घोषणा की है जो वो तेलंगाना में बनाएगी और ये एक साल के अंदर ही अंदर ये व्हीकल लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए डीजल भी कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके अलावा आखिरी में बात करते हैं लैंको इंफ्रा की। यहाँ CDR पैकेज के तहत लैंको इंफ्रा ने करीब ₹6 प्रति शेयर पर ICICI बैंक को करीब कंपनी को 2 करोड़ शेयर्स जारी किए हैं CDR पैकेज के तहत। तो ये काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। तो तमाम स्टॉक्स आज काफी एक्शन में रहेंगे। शुक्रिया इस हेड्स अप के लिए। लेकिन SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने CNBC आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि ब्याज दर में कटौती क्रेडिट ग्रोथ पर निर्भर करेगी। SBI चेयरमैन ने यह भी कहा कि बैंक अपने इंश्योरेंस बिजनेस का हिस्सा बेचने पर भी विचार कर रहा है। 31 मार्च 2013 से RBI 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 8% तक रिपो रेट पे ले गए। हम लोग खाली 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उसको 10% पे लाए थे। तो जब ऊपर गया तब भी हम लोग जितना RBI ऊपर गया था उतना ऊपर गए नहीं थे। अभी जब RBI घटाए हैं, RBI 75 बेसिस पॉइंट घटाए हैं, हम भी जो जितना हम ऊपर गए थे 30 बेसिस पॉइंट वो घटा दिए। सो वी आर बैक एट द सेम प्लेटफॉर्म। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हाउ मच मोर वी कैन पास, it will depend on a number of things, but it will depend upon credit growth. We need to see credit growth coming back, and only when we see sufficient amount of credit growth and sufficient possibilities, at that point of time we can consider cutting rates further. हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है उनके पास दे हैव एन ऑप्शन टू कॉल ऑन वंस द लेजिस्लेशन कम, सो दे हैव एक्सरसाइज दैट कॉल ऑप्शन। तो उनका जो स्टेक है दे वांट टू टेक इट अप टू 49%, सो वी विल बी लुकिंग एट दैट। In respect of the insurance company, life insurance company, they have also expressed their willingness to take up 10% stake. So we'll be looking at both of these. तो देखेंगे आज कितना एक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में रहता है। वैसे रेट कट्स क्रेडिट ग्रोथ पर ही निर्भर करेगी, बैंक की चेयरमैन साफ करती हुई। लेकिन आज संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने के लिए CCPA की बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। सामान्य तौर पर मॉनसून सत्र 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। इस बार मोदी सरकार को मॉनसून सत्र में ललित मोदी विवाद और जमीन अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के सवालों की बारिश झेलनी पड़ सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे चेक लेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट की आज की रणनीति का ब्रेक के बाद। बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर हुआ, 63.59 के आसपास दिन की समाप्ति कल देखने को मिली है। अगर आप कमोडिटी मार्केट का जायजा लें, सोने में हल्की गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना करीब 1176 के आसपास ट्रेड करता हुआ $1.5 का नुकसान देखने को मिला है। हालांकि क्रूड में हम देख रहे हैं 1% की तेजी देखने को मिली। नाइमेक्स के भाव आपके सामने 64.56 पर ट्रेड करते हुए वो ब्रेंट था और यहां पर 61.13 पर नाइमेक्स क्रूड ट्रेड कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आज के सत्र में? हमारे साथ है तपन त्रिवेदी। तपन, गुड मॉर्निंग। बताइए, कच्चा तेल और सोना क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए आज लोगों को? देखिए, क्रूड ऑयल ओवरऑल लॉन्ग साइड में रह सकते हैं इंट्राडे में।
कल भी अच्छा खासा गेंस देखने को मिला था ऑलमोस्ट, स्पेशली अगर ब्रेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% ऊपर गया और नाइमेक्स 1% ऊपर गया था। ईरान पार्लियामेंट ने न्यूक्लियर डील के थोड़ा सा अगेंस्ट में छोटा सा रूलिंग पास किया है, जिसकी वजह से ब्रेंट ज्यादा ऊपर गया कल। बाकी इन्वेंट्री नंबर्स देखें तो यूएस में थोड़ा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड में ही है, मे बी छोटा मोटा करेक्शन में बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल। और सोना देखिए, गोल्ड के अंदर ऑलरेडी मंडे को बहुत अच्छा फॉल हुआ था, कल मॉडरेट टिप्स देखा हम लोगों ने, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी चलता रहेगा क्योंकि ग्रीस से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा होप्स है मार्केट में अभी भी के एक पॉसिबल डील अच्छा मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे क्यूज देखें तो डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा स्ट्रेंथन हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। मॉडरेट टारगेट्स के लिए सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे में। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बिक्वाली कीजिए सोने में, और कच्चे तेल में एक अपॉर्चुनिटी है तेजी की पोजीशन लेने के लिए। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान उन लंबी अवधि के पैसे लगाने वाले निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने निवेशकों को बेहतर और पारदर्शी निवेश पॉलिसी का भरोसा दिया है। वित्त मंत्री ने टैक्स नीतियों को भी ज्यादा सरल बनाने की बात भी कही है। वित्त मंत्री के साथ बैठक में जो निवेशक शामिल हुए उनमें कैल्पर, सेफ पार्टनर्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे दिग्गज एफआईआईज और पेंशन फंड्स शामिल थे। इन निवेशकों का बाजार में कुल निवेश $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। और वहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म जारी कर दिया है। नए फॉर्म्स के मुताबिक अब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना ही काफी होगा। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में ऑपरेशनल सभी सेविंग्स और करंट अकाउंट की जानकारी फॉर्म में देना अब जरूरी होगा। इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म में आधार नंबर भी भरने का कॉलम बनाया है। इनकम टैक्स पेयर्स 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग यानी कि ITL। इसके जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप लॉग ऑन जरूर करें www.indiantradingleague.com पर और रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको 25,000 रुपए जमा करने होंगे और बड़े से बड़े ट्रेड पर सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आगे हम लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020 और आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए ये जरूर समझिए हमारे दोनों कैप्टन से, और वो आपको बताएंगे आज कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेड करके फायदा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद